तो सेक्शन 477 में आपको मैंने बताया कि किसी भी तरह से कैंसिल करना, डिस्टर्ब करना किसी की विल, किसी की अथॉरिटी टू अडॉप्ट, किसी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 477। इसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और आप पे फाइन लगाया जा सकता है। और यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्ट करना या कैंसिल करना ही नहीं लिखा हुआ है। आप अगर बेरेक में सेक्शन 477 को पढ़ोगे तो उसमें अटेम्प्ट टू कैंसिल, अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय, अटेम्प्ट टू डीफेस, सीक्रेट, अटेम्प्ट टू सीक्रेट, ये सब आ जाते हैं। यानी कि छुपाना, छुपाने की कोशिश करना, डीफेस करना यानी उस पर कुछ चीजों को इरेज करके अपना नाम लिख लेना, ऐसी किसी भी तरह की चीजें या इसका अटेम्प्ट, वो भी सेक्शन 477 में पनिशेबल है। अब आप आ सकते हैं सेक्शन 477 ए पे। सेक्शन 477 के आगे जैसे ही ए लगा, वहीं पे एक चीज समझ में आ जाती है कि ये इनिशियली आईपीसी में प्रेजेंट नहीं था। ये सेक्शन 477 जो है, 477 ए, इसको इंसर्ट किया था 1895 में, यानी कि आईपीसी आने के 35 साल बाद, 1895। और ये बात करता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, कि जो अकाउंट वगैरह होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑफिस के, किसी भी बिजनेस के, उन्हें गलत तरीके से शो करना, उनका फॉल्सिफिकेशन करना। ये बुक कीपिंग रिटर्न अकाउंट वाला ऑफेंस है। इट मेक्स द फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स पनिशेबल even though there is no evidence to prove the misappropriation of any specific sum or any particular occasion। यहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या है कि जो व्यक्ति आपके अकाउंट में फॉल्सिफिकेशन अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई आउटसाइडर व्यक्ति तो हो नहीं सकता। वो कौन हो सकता है? या तो वो आपका क्लर्क, आपका ऑफिसर, आपका सर्वेंट, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्लर्क, ऑफिसर या सर्वेंट की कैपेसिटी में काम करता हो। तो ये जो ऑफेंस है ना, ये सिर्फ इन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल होता है, किसी और पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आपके अकाउंट को फॉल्स तरीके से रखने का अधिकार किसके पास होगा? किसी भी कंपनी में घुस के आप उसके अकाउंट थोड़ी चेक कर सकते हो या उनको फॉल्स थोड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पर्सन ऑफेंस कर रहा है वो या तो क्लर्क हो या ऑफिसर हो या सर्वेंट हो या कोई भी पर्सन हो जो इनकी कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है। और इनने क्या किया? इन्होंने विलफुली और आपको डिफ्रॉड करने के पर्पज से डिस्ट्रॉय किया, ऑल्टर किया, म्यूटिलेट किया, फॉल्सिफाई किया किसी बुक को या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, पेपर को, राइटिंग को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को या फिर अकाउंट को जो इसके मालिक का होता है या जो इसको इसके मालिक से मिला है। मतलब पहला इंग्रेडिएंट कि या तो आप एक क्लर्क हो या एक ऑफिसर हो या एक सर्वेंट। दूसरा इंग्रेडिएंट कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयर का है या आपको आपके एम्प्लॉयर ने वो डॉक्यूमेंट दिया है, आप उस डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, म्यूटिलेट कर रहे हो, फॉल्सिफाई कर रहे हो, या किसी भी तरीके से उस चीज को आप डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से विलफुली आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। विलफुली होना चाहिए यानी अपनी इच्छा से होना चाहिए, और डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से होना चाहिए यानी कि आप अपने एम्प्लॉयर को चूना लगाना चाहते हो, या फिर आप उस अकाउंट बुक में किसी तरह की फॉल्स एंट्री खुद लिखते हो या किसी और को लिखने के लिए अबेट करते हो या कोई एंट्री उसके अंदर से ओमिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सेक्शन 477 ए का ऑफेंस कर रहे हो। मतलब आप एज अ क्लर्क, आप एज अ ऑफिसर, आप एज अ सर्वेंट अपने मालिक के दिए हुए किसी डॉक्यूमेंट में डिस्ट्रक्शन, अल्ट्रेशन, म्यूटिलिएशन, फॉल्सिफिकेशन करते हो, या कोई एंट्री जो उसमें करना चाहिए आप उसको नहीं करते हो, या कोई एंट्री जो नहीं करना चाहिए आप उसको कर देते हो। ऐसा आप इसलिए करते हो ताकि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ डिफ्रॉड कर सको। आपको 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। अब जो आता है अगला टॉपिक, ये फॉर्जरी वाली चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अभी जो अगला टॉपिक है ना वो है प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड ऑफेंस। इसमें सेक्शन 478 आता है ट्रेडमार्क, जिसको रिपील कर लिया है। जैसे ही ट्रेड और मर्चेंडाइज मार्क एक्ट आया था वैसे ही ट्रेडमार्क को आईपीसी के अंदर से हटा दिया था, तो ये रिपील हो चुका है। फिर सेक्शन 479 बात करता है प्रॉपर्टी मार्क की। प्रॉपर्टी मार्क एक ऐसा मार्क होता है जो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ये दिखाता है कि वो आपकी है। यानी कि प्रॉपर्टी मार्क जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, और ये अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगा होता है तो इसका मतलब कि वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना वो आपकी है। इसको प्रॉपर्टी मार्क बोलते हैं। यानी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जब आपको पता चलता है कि वो आपकी है तो आप उसको प्रॉपर्टी मार्क बोलते हो।
फिर आता है सेक्शन 480 यूजिंग अ फॉल्स ट्रेडमार्क। अब अगर ट्रेडमार्क को हटा दिया है तो फॉल्स ट्रेडमार्क हटाने को भी रिपील कर दिया। फिर बात आती है सेक्शन 481 की, यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। यानी कि जो फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क होता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आपका दिखाने के लिए जो मार्क यूज होता है, अगर कोई व्यक्ति वो फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज करता है तो उसमें क्या। तो सिंपल सी बात है, देखो इसके इंग्रेडिएंट क्या है। इसके इंग्रेडिएंट ये कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को या किसी मूवेबल गुड को आपने किसी मार्क, आपने उस कोई मार्क आपने उन डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, उस गुड्स के ऊपर लगा दिया, या फिर उसके किसी बॉक्स के ऊपर लगा दिया, या किसी पैकेज के ऊपर लगा दिया, या कोई भी रिसेप्टेबल जिसके अंदर वो सामान रखा है। रिसेप्टेकल मतलब कि कोई बक्सा जिसके अंदर वो सामान रखा हो, आपने उसके ऊपर कोई मार्क लगा दिया। ठीक है, वो जो मार्किंग आपने करी है वो आपने इस मैनर में करी है कि कोई भी अगर उसको देखेगा तो ये बिलीव करेगा कि वो जो गुड्स है वो एक अच्छी किसी किसी ऐसे पर्सन के हैं जिसका बड़ा नाम चलता है, और वो पर्सन आप नहीं हो। मतलब ऐसा होता है ना कि प्रॉपर्टी मार्क में कुछ मार्क ऐसे होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको देख के ना दुनिया जानती क्या रही तो उसका है, मतलब बड़ी फेमस कंपनीज होती है। तो आपने कोई मूवेबल गुड्स पे या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे या किसी केस पे या किसी पैकेज पे या किसी रिसेप्टेकल पे आपने वो मार्किंग कर दी है। इस मैनर में आपने मार्किंग करी है कि देखने वाले को यही लगेगा कि वो प्रॉपर्टी या वो गुड्स जो आपने मार्क किए हैं वो उस पर्सन को बिलोंग करते हैं जिसका आपने मार्क लगाया है। जबकि एक्चुअल में वो जो मार्क आपने लगाया है वो तो नकली लगाया है, वो उस पर्सन को बिलोंग करता ही नहीं जिसका मार्क आपने लगाया है। इसको कहते हैं यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। मतलब सपोज कर लो मेरा जो प्रॉपर्टी मार्क है बड़ा फेमस कंपनी है मेरा, तो मेरा प्रॉपर्टी मार्क भी बड़ा फेमस है, पूरी दुनिया जानती है। आपने कोई सामान बनाया, अपना कोई सामान बनाया, आपने उसमें मेरा प्रॉपर्टी मार्क लगा दिया। अब अगर देखने वाला उसको देखेगा तो उसको तो यही लगेगा ना कि मेरा है, बट एक्चुअल में वो मेरा है ही नहीं। ये होता है फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज करना, सेक्शन 481। अब सेक्शन 482 जो आता है वो फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज करने की पनिशमेंट आपको देता है, जिसमें आपको 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों आप पे लगाया जा सकता है। ज्यादा सजा नहीं मिलती है, 1 साल तक की सजा मिल सकती है, फाइन लग सकता है, दोनों हो सकता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 483 की, काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क यूज बाय अनदर। कोई प्रॉपर्टी मार्क जो कोई दूसरा पर्सन यूज करता है, आपने उसको काउंटर फिट कर दिया। काउंटर फिट कर दिया मतलब आपने उसकी कूट रचना कर दी। कूट रचना कर दी मतलब क्या होता है? कूट रचना करने का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी मार्क जो कोई और पर्सन यूज कर रहा है, आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, खराब कर रहे हो उसको, या उसके जैसा मार्क आप अपने लिए भी बना रहे हो। तो ये आप सेक्शन 483 में ऑफेंस कर रहे हो, जिसमें आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा, फाइन भी आप पे लगाया जा सकता है, और दोनों भी आप पे हो सकता है। फिर बात करते हैं काउंटर फिटिंग अ मार्क यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, कुछ कुछ प्रॉपर्टी मार्क ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली पब्लिक सर्वेंट ही अपनी प्रॉपर्टी पे यूज कर सकते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टी देखते से ही पता चल जाए कि ये किसी पब्लिक सर्वेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये अगर आप करते हो, यानी कि आप कोई ऐसा वाला मार्क काउंटर फीट करते हो जो किसी पब्लिक सर्वेंट का होता है, तो ये एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस कहलाता है। इसमें आपको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिलती है, इसमें आपको 3 साल तक की पनिशमेंट प्लस फाइन आपके ऊपर लगाया जाता है। अभी तक तो और में फाइन लग रहा था, मतलब इम्प्रिजनमेंट के साथ अलावा, इम्प्रिजनमेंट नहीं भी दिया तो फाइन से काम हो जाएगा, बट इस केस में आपको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का तो मिलता ही है, साथ में आप पे फाइन भी लगाया ही जाएगा। तो ये आप समझ लो कि अगर कोई ऐसा मार्क आप काउंटरफीट करते हो जो कि पब्लिक सर्वेंट यूज करता है, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट यूज करता है ये शो करने के लिए कि दैट प्रॉपर्टी हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और एट अ पर्टिकुलर टाइम और अ प्लेस, तो आप अगर ऐसे किसी मार्क को काउंटरफीट करते हो तो उस केस में आप क्या कर रहे हो? तो उस केस में आप सेक्शन 484 का ऑफेंस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप काउंटरफिट करते हो तो भी ऑफेंस बनता है, अगर काउंटरफिट करने के बाद यूज कर लेते हो तो भी ऑफेंस बनता है। फिर आता है सेक्शन 485। सेक्शन 485 बात करता है मेकिंग और पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। अभी तक तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि काउंटर फिटिंग कर रहे हो, मार्क की काउंटर फिटिंग कर रहे हो। आप काउंटर फिटिंग करने के पर्पज से आपके पास कोई मशीन वगैरह या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर मिलता है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ध्यान रहे कि अगर आपके पास से कोई काउंटर फिटिंग करने की मशीन या पोजीशन या इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन आपके पास से मिलता है, तो आपको 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी ऐसे ऑफेंस आपने और भी देख लिया अभी तक कुछ,
बट यह है कि सबका पर्पस अलग था। जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, कभी आपको सेक्शन 467 का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मिलता है, अभी यहाँ पे क्यों मिल रहा है, फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क बनाने के लिए। मतलब प्रॉपर्टी मार्क बनाने के लिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास मिलता है तो आपको 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है, सेक्शन 485 का ऑफेंस आपने किया है। फिर आता है सेलिंग गुड्स मार्क विद अ काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क। आप इस बात को समझिएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी मार्क जो आपका नहीं है, जो आपको बिलोंग नहीं करता, अगर आप वो प्रॉपर्टी मार्क अपने सामान पे यूज करते हो तो पहली चीज तो ये कि आपने काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क यूज कर लिया है। कोई बहुत फेमस ब्रांड है जिसका प्रॉपर्टी मार्क है, आप उसके ब्रांड का प्रॉपर्टी मार्क अपने नकली सामान पे यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपने वो प्रॉपर्टी मार्क पहले बात तो नकली तरह से बनाया, यानी कि काउंटर फिटिंग करी, और काउंटर फिटिंग तो ठीक है, काउंटर फिटिंग करके आपने वो सामान को बेच भी दिया। So this section punishes those who sell or have in possession for sale goods marked with a counterfeit property mark. अगर कोई काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क वाला सामान आपके पास मिलता है, आप उसको सेल करते हो या फिर आप उसका पोजीशन लेके बैठे हो, तो आप सेक्शन 486 का ऑफेंस कर रहे हो, जिसमें आपको 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों भी मिल सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि आपको इस सेक्शन में पनिश नहीं किया जाएगा अगर सारे रीजनेबल प्रिकॉशन रखने के बाद भी आपको इस चीज का नॉलेज नहीं था कि वो एक नकली प्रॉपर्टी मार्क है। यानी कि जब आप वो सामान का पोजीशन आपने लिया या फिर जब वो सामान बेचने के लिए आपने किसी से लिया, तो आपने सब प्रिकॉशन रखी, आपने सारी प्रिकॉशन रखी, और सारी प्रिकॉशन रखने के बाद भी इस चीज का पता नहीं चला कि वो एक नकली प्रॉपर्टी मार्क है। क्योंकि आजकल तो आपको पता है ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी मार्क नकली बन जाते हैं जिसको देख के असली कंपनियां हैरान हो जाती है कि इतना अच्छा कैसे बना लिया है, तो हमसे भी अच्छा है। मतलब नकली प्रॉपर्टी मार्क असली से अच्छा बन जाता है आजकल। तो अगर वो इंसान ये प्रूव कर दे कि मेरे पास कोई रीजन टू बिलीव ही नहीं था इस चीज को कि ये मार्क जेन्युइन नहीं है, तो उसको सेक्शन 486 में पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरा, on demand made by the prosecutor, he gave all the information in his power with respect to the person from whom he obtained such goods. अगर उसके मन में चोर होता, जिसके पास से ये प्रॉपर्टी मिली है काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क वाली, अगर उसके मन में चोर होता तो वो ये बताता ही नहीं ना कि मैंने ये प्रॉपर्टी किससे खरीदी है। प्रोसिक्यूटर ने उससे पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया कि ये प्रॉपर्टी मैंने किससे खरीदी है, कहां से ली है, तो उसको सेक्शन 486 में पनिश नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज कि अगर उसने इनोसेंटली एक्ट किया, यानी उसकी कोई गलती नहीं है, वो एक इनोसेंट सेलर है, तो भी उसको इस सेक्शन में पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब इस सेक्शन में पनिश नहीं करने के 3 एक्सेप्शन है। पहला, सारे रीजनेबल प्रिकॉशन रखने के बाद भी इस चीज को पता नहीं लगाया जा सकता कि वो मार्क जेन्युइन नहीं है। प्रोसिक्यूटर की डिमांड पे आपने उस हर इंसान की डिटेल दे दी जिससे आपको वो सामान मिला था। और तीसरी चीज कि आपने एकदम इनोसेंटली एक्ट किया है, आपके मन में कोई इंटेंशन नहीं था काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क वाले सामान को बेचने का, तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 487। सेक्शन 487 बात करता है मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टेकल कंटेनिंग गुड्स। कोई एक बक्सा है जिसमें सामान रखा है और आप उस सामान के ऊपर एक फॉल्स मार्क लगा देते हो। This section is more comprehensive than section 482 and 486. The fraudulent making of false mark of any description on goods for the purpose of delivering to public servant such as custom officer is punishable under this section. आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे सामान रखे हुए किसी बक्से के ऊपर, किसी रिसेप्टेकल के ऊपर एक फॉल्स मार्क लगा देते हो ताकि कोई भी उसको अगर देखे तो वो डिसीव हो जाए। जैसे कि कस्टम ऑफिसर होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनके पास से सामान निकलता है कस्टम का जिसमें ड्यूटी वगैरह लगती है, तो आपने उस बक्से के ऊपर कोई ऐसा मार्क लगा दिया जिसको कस्टम ऑफिसर अगर देखे तो उसे लगे कि ये तो जेन्युइन चीज है, तो वो कस्टम ऑफिसर को डिसीव करने के पर्पज से अगर आपने बक्से के ऊपर कोई गलत साइन लगा दिया, फॉल्स मार्क लगा दिया उनको डिसीव करने के इंटेंशन से, तो आप सेक्शन 487 का ऑफेंस कर रहे हो। सजा इसमें काफी ज्यादा है। आप देखिए, चूंकि आप यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों भी आपको मिल सकते हैं। इस सेक्शन में भी आपको पनिश नहीं किया जाएगा अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि आपका इंटेंशन किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं था। यानी अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपका इंटेंशन किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं था, तो आपको इस सेक्शन में पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आप आइए सेक्शन 488 पे, पनिशमेंट फॉर मेकिंग यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क। अगर आप किसी भी तरह का फॉल्स मार्क यूज करते हो तो उसकी क्या पनिशमेंट मिलेगी। किसी भी तरह का फॉल्स मार्क यूज करने की पनिशमेंट आपको सेक्शन 488 में मिलती है।
इसमें भी आपको पनिश नहीं किया जाएगा अगर आप प्रूव कर दोगे कि आपका इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था। मतलब इस सेक्शन में भी आपका इंटेंशन फ्रॉड करने का होना चाहिए, तो इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। अगर आपका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का नहीं था तो यू आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। इसमें आपको प्रीवियस सेक्शन की जैसी ही पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। टेम्परिंग विद प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी, किसी की प्रॉपर्टी मार्क के साथ आप टेम्परिंग कर रहे हो ताकि उसको चोट पहुंचे, उसको इंजरी। मतलब किसी और व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी मार्क है आप उसके साथ टेम्परिंग कर रहे हो ताकि उसका नुकसान हो जाए, तो ये सेक्शन में आपको पनिश किया जाएगा, जिसमें 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों आप पे लगाए जा सकते हैं। देखिए ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं है, बट आपको सिर्फ इनका कंटेंट पता होना चाहिए कि ऐसा भी कोई ऑफेंस होता है, या कोई प्रॉपर्टी मार्क को, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी मार्क में टेम्परिंग करते हो उसको इंजुरी करने के पर्पज से, तो कौन सा सेक्शन लगेगा, 489 लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी बन जाए तो बन जाएंगे। सजा कितनी लगती है, मुश्किल से 1 साल से 3 साल के बीच की सजाएं देखी हमने अभी। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट आप इसको फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अभी कल से हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स करके भी एक एड ऑन चीज इसके अंदर है जो 1899 में ऐड हुई थी। ठीक है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे मुश्किल से कुछ 20-25 सेक्शन इसके अंदर बच जाएंगे पढ़ने के लिए, 20-25 भी नहीं, कम ही बचेंगे। तो वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप एक बार इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कल मिलते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।